नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र। आंसर फास्फोरस चक्र। व्याख्या, फास्फोरस चक्र एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। फास्फोरस चक्र बहुत धीमी प्रक्रिया है। विभिन्न मौसम प्रक्रियाएं चट्टानों में मौजूद फास्फोरस को मिट्टी में धोने में मदद करती हैं। फास्फोरस को मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। आपको बता दें, चूँकि फास्फोरस और फास्फोरस युक्त यौगिक केवल भूमि पर मौजूद होते हैं, इसलिए फास्फोरस चक्र में वायुमंडल कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। फास्फोरस चक्र के महत्वपूर्ण चरण अपक्षय, पौधों द्वारा अवशोषण, जानवरों द्वारा अवशोषण, अपघटन के माध्यम से पर्यावरण पर वापस आना है। अब अगला प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 7 अप्रैल को, 23 मई को, 5 जून को। आंसर 21 मार्च को। व्याख्या, विश्व वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को वनों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1971 में यूरोपीय कृषि संगठन ने पेड़ों और जंगलों की घटती संख्या को देखते हुए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। तब से दुनिया भर में विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। हालांकि वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प के माध्यम से इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का दर्जा प्रदान किया है। अब अगला प्रश्न, एक्सियोलॉजी किसके अध्ययन का विज्ञान है? मूल, व्यवहारिक दर्शन, नैतिक और सौंदर्य, बहुलता और विविधता। आंसर मूल्य। व्याख्या, एक्सियोलॉजी मूल्य के अध्ययन का विज्ञान है। एक्सियोलॉजी व्यवहारिक दर्शन की वह शाखा है जो मूल्य की प्रगति का अध्ययन करती है। एक्सियोलॉजिस्ट विशेष रूप से नैतिक मूल्यों के बजाय सामान्य मूल्य का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न, रेगिस्तान, घास के मैदान, जंगल और टुंड्रा क्षेत्र किसके उदाहरण हैं? जैव भौगोलिक रूप से क्षेत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, बायोम। आंसर पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन बी। व्याख्या, रेगिस्तान, घास के मैदान, जंगल और टुंड्रा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रायः जीव जंतुओं मिलकर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं, जिसमें वे अपने आवास, भोजन व अन्य जैविक क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। हालांकि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग पहली बार 1869 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हैकेल द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न, इच्छा शक्ति की स्थापित आदतों द्वारा गठित मन की स्थायी प्रवृत्ति को कहा जाता है? इच्छा, चरित्र, आचरण, मूल्य। आंसर चरित्र। व्याख्या, इच्छा शक्ति की स्थापित आदतों द्वारा गठित मन की स्थायी प्रवृत्ति चरित्र को कहा जाता है। किसी व्यक्ति के विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं और आचरण जैसा होगा, उन्हीं के अनुरूप चरित्र का निर्माण होता है। उत्तम चरित्र जीवन को सही दिशा में प्रेरित करता है। दया, क्षमा, सहनशीलता, प्रेम, प्रबुद्धता, वीरता, कुलीनता इत्यादि सद्गुण हैं। वही दंभ, देश, ईर्ष्या, कपट, छल, निंदा, असहिष्णुता इत्यादि निर्गुण हैं। ये दोनों मिलकर चरित्र का निर्माण करते हैं। अब अगला प्रश्न, किसमें संख्याओं का सीधा पारिस्थितिकी पिरामिड अनुपस्थित है? झील, तालाब, घास के मैदान और वन। आंसर वन। ऑप्शन डी। व्याख्या, वन पिरामिड में संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है। संख्याओं का एक पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषी स्तर पर शामिल व्यक्तिगत जीवों की संख्या को दर्शाता है। यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न समष्टियों के संख्यात्मक शक्ति का ग्राफीय निरूपण है। इसमें प्रत्येक पोषी स्तर की लंबाई उस समष्टि की संख्या के अनुपात में रखी जाती है। हालांकि पारिस्थितिकी पिरामिड विभिन्न मापदंडों अर्थात पोषी स्तरों पर जीवों की संख्या, ऊर्जा और बायोमास की सापेक्ष मात्रा को दर्शाते हैं। इन पिरामिडों को ट्रॉफिक पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, आत्मा का स्थानांतरण किससे जुड़ा है? सदाचार नीति, कर्म सिद्धांत, रिवाज, इनमें से कोई नहीं। आंसर कर्म सिद्धांत। व्याख्या, आत्मा का स्थानांतरण कर्म सिद्धांत से जुड़ा है। स्थानांतरण शब्द का अर्थ है मृत्यु के बाद आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। एक आत्मा अपने कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद अस्तित्व की 4 अवस्थाओं में से किसी एक में यात्रा करती है। अगला प्रश्न,
ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। बी, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और परितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। सी, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी समझौता है और यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD+ पहलों में से एक है। आंसर, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। ऑप्शन ए। व्याख्या: ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है? नेल्सन मंडेला ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, गौतम बुद्ध ने? आंसर, नेल्सन मंडेला ने। ऑप्शन ए। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। अब अगला प्रश्न, पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक क्या है? मृदा, जल, वायु, वनस्पति? आंसर, वनस्पति। ऑप्शन डी। व्याख्या: पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक वनस्पति है। वनस्पति वन्य जीवों का आश्रय प्रदान करते हैं। जैविक घटक सजीव होते हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए पादप, कवक, जंतु, जीवाणु, नीली, हरी, शैवाल आदि जैविक घटक हैं। अजैविक घटक निर्जीव हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। अजैविक कारकों के उदाहरण तापमान, वायु धाराएं, मृदा, जल, सूर्य प्रकाश, खनिज आदि हैं। अगला प्रश्न, किसमें कहा गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा तथा अधिकारों में समान हैं? संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौम घोषणा में, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में, भारतीय संविधान में, मैग्ना कार्टा की घोषणा में? आंसर, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में। ऑप्शन बी। व्याख्या: मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा तथा अधिकारों में समान हैं, जबकि अनुच्छेद 2 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना घोषणा में निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राप्त करने का हकदार है। अगला प्रश्न, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 17 अप्रैल को, 23 मई को, 20 फरवरी को? आंसर, 20 फरवरी को। व्याख्या: विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने और लिंग, नस्ल असमानता, धार्मिक भेदभाव आदि से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए मनाया जाता है। यह दुनिया भर में किए गए सामाजिक अन्याय पर भी प्रकाश डालता है और सुधारों पर ध्यान देता है। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 2007 में अपने 62वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में घोषित किया था। पहली बार 20 फरवरी 2009 को यह दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार में शामिल है? जीवन का अधिकार, दासता तथा अन्यता में मुक्ति, काम तथा शिक्षा का अधिकार? उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी। व्याख्या: उपर्युक्त सभी मानवाधिकार में शामिल हैं। ये जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के लिए अंतर्निहित अधिकार हैं। इनमें जीवन का अधिकार, दासता तथा यानता से मुक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम तथा शिक्षा का अधिकार एवं बहुत कुछ सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवन विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी, पारिस्थितिकी? आंसर, पारिस्थितिकी। व्याख्या: पारिस्थितिकी एक वैज्ञानिक अध्ययन है कि जीव एक दूसरे के साथ और उनके पर्यावरण के साथ कैसे संबंध स्थापित रहते हैं। इसमें एक ही प्रजाति के जीवों के बीच संबंध, विभिन्न प्रजातियों के बीच और जीवों और उनके भौतिक और रासायनिक वातावरण के बीच संबंध शामिल हैं। अब अगला प्रश्न,
सूचना अधिकार संबंधी आंदोलन की संस्थापकों में से एक अरुणा राय किससे संबंधित है? मजदूर किसान शक्ति संगठन, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल स्वतंत्रता, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक अधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आंसर मजदूर किसान शक्ति संगठन, ऑप्शन ए। व्याख्या अरुणा राय एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, संघ आयोजक और पूर्व सिविल सेवक हैं। वह नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की अध्यक्ष और मजदूर किसान शक्ति संगठन की संस्थापक हैं। आपको बता दें कि अरुणा राय भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन की नेता रही हैं, जो अतः 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद सफल हुआ। उनके योगदान के लिए उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार एवं मेवाड़ सेवा श्री आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ओडम ने, हेकेल ने, टेलर ने, डार्विन ने। आंसर हेकेल ने, ऑप्शन बी। व्याख्या पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम पर्यावरण जीव विज्ञान भी कहा जाता है। यह व्यक्तियों, आबादी, समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पहली बार 1866 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हेकेल ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिस्मेन में किया था। अब अगला प्रश्न है, मानवाधिकार और मानव कर्तव्य है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे से असंबंधित, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर एक दूसरे के पूरक। व्याख्या मानव अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन किए बिना हम किसी व्यक्ति के मानव अधिकार को संरक्षित नहीं कर सकते हैं। मानवाधिकार जात, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के लिए अंतर्निहित अधिकार है। अगला प्रश्न है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। आंसर अपघटनकर्ता, ऑप्शन डी। व्याख्या वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को अपघटनकर्ता समूह में सम्मिलित किया जाता है। अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। जीवों में यह क्रिया उनके मृत्यु के पश्चात शुरू हो जाती है। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ता है उसे डिकम्पोजर या डेट्रिटिवोर्स कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, नागरिक के मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 34वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन। आंसर 42वां संविधान संशोधन। व्याख्या मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 में लिखित है। मौलिक कर्तव्यों का पालन करना हर नागरिक का दायित्व है, परंतु वह इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। आपको बता दें कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अब अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक, वर्ल्ड ग्रीन फंड। आंसर ग्रीन क्लाइमेट फंड, ऑप्शन ए। व्याख्या जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। हरित जलवायु को GCF की स्थापना COP16 कानकून शिखर सम्मेलन 2010 में वैश्विक जलवायु वास्तुकला के भीतर विकासशील देशों के लिए एक समर्पित वित्त पोषण वाहन के रूप में भी की गई थी, जो UNFCCC और पेरिस समझौते के वित्तीय तंत्र की सेवा करता है। अब अगला प्रश्न, कार्टागेना घोषणा किससे संबंधित है? शरणार्थी, अल्पसंख्यक, प्रवासी श्रमिक, महिला। आंसर शरणार्थी, ऑप्शन ए। व्याख्या कार्टागेना घोषणा उन लोगों की एक व्यापक श्रेणी की अनुमति देती है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिन्हें शरणार्थी माना जाता है। शरणार्थियों पर कार्टागेना घोषणा एक गैर बाध्यकारी शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए साधन है। अगला प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 7 अप्रैल को, 23 मई को, 21 मार्च को। आंसर 2 फरवरी को।
व्याख्या, हर साल दुनिया भर में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया। गौरतलब है कि इसका आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। आपको बता दें कि आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल के भरा रहता है। इस तरह वेटलैंड्स जमीन का वह हिस्सा होता है जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हों। ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। अगला प्रश्न, देशी लोगों के अधिकारों पर घोषणा पत्र 2007 किसके द्वारा अपनाया गया था? सुरक्षा परिषद, महासभा, मानवाधिकार परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आंसर, महासभा, ऑप्शन बी। व्याख्या, स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर घोषणा 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी प्रस्ताव है। यह स्वदेशी लोगों के व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों को रेखांकित और परिभाषित करता है, जिसमें सांस्कृतिक और औपचारिक अभिव्यक्ति, पहचान, भाषा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मुद्दों पर उनका स्वामित्व अधिकार शामिल है। आपको बता दें कि यह दुनिया के स्वदेशी लोगों के अस्तित्व, सम्मान और कल्याण के लिए न्यूनतम मानकों का एक सार्वभौमिक ढांचा स्थापित करता है। अगला प्रश्न, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभिद क्यों होते हैं? पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। ऑप्शन बी। व्याख्या, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होने के बावजूद यहाँ मरुभिद होते हैं क्योंकि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। वे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं मरुभिद कहलाते हैं। ये पौधे जिन स्थानों पर उगते हैं वहाँ पर प्राप्त जल या तो बहुत कम होता है या इस प्रकार का होता है कि पौधे उसे प्रयोग नहीं करते। नांगफनी, यूफोर्बिया, एकासिया, कैजुराइना आदि कैक्टस वर्गीय शुष्क स्थानों एवं रेगिस्तानों में उगने वाले पौधे मरुभिदों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के रचयिताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किससे ग्रहण किया था? यूएसए संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड संविधान से, कनाडा संविधान से। आंसर, यूएसए संविधान से। व्याख्या, भारतीय संविधान के रचयिताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को यूएसए संविधान से ग्रहण किया था। मौलिक अधिकारों वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत, बांध, झील, पार्क। आंसर, झील, ऑप्शन सी। झील प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं और मनुष्य के किसी भी हस्तक्षेप के बिना जीवित रह सकते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण जंगल, पहाड़, नदी, घास के मैदान आदि हैं। अगला प्रश्न, कानून के शासन की अवधारणा का जनक है? लॉर्ड आइवर जेनिंग, ए.वी. डायसी, बी.आर. अम्बेडकर, हेराल्ड लास्की। आंसर, ए.वी. डायसी। व्याख्या, कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले इंग्लैंड के विवेकवेत्ता ए.वी. डायसी ने किया था। डायसी ने अपनी क्लासिक काम द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो वर्ष 1885 में प्रकाशित हुआ था, कानून के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, उपभोक्ता। आंसर, अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक पौधे जीवित रहने के लिए रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अजैविक घटकों सूरज की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का उपयोग करते हैं। अजैविक घटक सूरज की रोशनी, तापमान, वर्षा और पानी या नमी। यही जैविक घटक प्राथमिक उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी।
अब अगला प्रश्न है, सुरक्षात्मक भेदभाव किसके उत्थान के लिए है? केवल अनुसूचित जातियाँ, केवल अनुसूचित जनजातियाँ, केवल अन्य पिछड़ा वर्ग, उपरोक्त सभी? आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, सुरक्षात्मक भेदभाव उपरोक्त सभी के उत्थान के लिए है। सुरक्षात्मक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि वे योग्यता और उत्कृष्टता को ध्यान नहीं देते हैं। आपको बता दें कि रक्षात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना है, जो सामाजिक तथा ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित रहे हैं, जिनका शोषण किया जाता है। इन लोगों को शक्तिशाली और साधन संपन्न लोगों के नेतृत्व से बचाने के लिए उन्हें व्यापक अवसरों द्वारा राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर? आंसर वन रोपण द्वारा, ऑप्शन सी। क्या मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा बचाया जा सकता है? मृदा क्षरण को वृक्षारोपण, बाढ़ पर नियंत्रण कर वनों और जीवों रक्षा, भूमि उद्धार और समोच्च रेखीय जुताई तथा सस्यावर्धन आदि से रोका जा सकता है। मृदा क्षरण एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पानी और हवा जैसे भौतिक कारक ऊपर की मिट्टी को ले जाते हैं या विस्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा NGO मृत्युदंड के उन्मूलन की वकालत करता है? ग्रीन पीस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद आयोग, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, एमनेस्टी इंटरनेशनल? आंसर एमनेस्टी इंटरनेशनल। व्याख्या, एमनेस्टी इंटरनेशनल NGO मृत्युदंड के उन्मूलन की वकालत करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। लंदन स्थित इस गैर सरकारी संगठन की स्थापना वर्ष 1961 में पीटर वेन्सन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 7 अप्रैल को, 23 मई को, 1 मार्च को? आंसर 1 मार्च को। व्याख्या, हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा के महत्व और दुर्घटनाओं या आपदाओं की स्थिति से रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन आत्म सुरक्षा उपायों के लिए जनता का ध्यान आकर्षित करता है। पहली बार विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1990 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला किसके बारे में नहीं है? लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक समानता, लैंगिक शोषण, लैंगिक संतुष्टि? आंसर लैंगिक संतुष्टि। व्याख्या, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला लैंगिक संतुष्टि के बारे में नहीं है। कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों को ही विशाखा गाइडलाइंस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक, मृदा कारक? आंसर जलवायु संबंधी कारक। व्याख्या, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को जलवायु संबंधी कारक निश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जनजातीय कल्याण से संबंधित है? 7वीं अनुसूची, 5वीं और 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची? आंसर 5वीं और 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची जनजातीय कल्याण से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान शामिल हैं, जबकि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह, अपघटक? आंसर पोषण संबंध। व्याख्या, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार पोषण संबंध है। प्रत्येक प्राणी जो एक पादप से आहार ग्रहण करता है या अन्य प्राणी पर निर्भर करता है और बदले में वह किसी अन्य के लिए आहार बनाता है, इस परस्पर अंतर निर्भरता के कारण
श्रृंखला जाल वेब की रचना होती है। अगला प्रश्न है, न्याय क्या है? मूलभूत अवधारणा, क्रिटिकल थ्योरी, समता का सिद्धांत, स्थापित नैतिकता। आंसर मूलभूत अवधारणा, ऑप्शन ए। व्याख्या, न्याय एक मूलभूत अवधारणा है। न्याय अपने व्यापक अर्थ में एक अवधारणा या संप्रत्यय है कि लोगों को वह मिले जिसके वे योग्य या पात्र हो। न्याय ही अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के भी हित में विभिन्न अधिकारों के वितरण को नियंत्रित करता है। न्याय संबंधी अवधारणा एक सामाजिक विचार की विकास प्रक्रिया के रूप में ऐतिहासिक रूप से विकसित होती है। अगला प्रश्न, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता, हरे पादप। आंसर हरे पादप। व्याख्या, हरे पादप प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। क्लोरोफिल के अणुसूत्र के प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा शर्करा के रूप में रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला प्रश्न, मानवाधिकार किसका अधिकार देता है? आराम का, सुविधा का, सर्वकालीन एवं सम्मानित जीवन का, अस्तित्व की गारंटी का। आंसर सर्वकालीन एवं सम्मानित जीवन का, ऑप्शन सी। मानवाधिकार सर्वकालीन एवं सम्मानित जीवन का अधिकार देता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप, मृतोजीवी। आंसर पादप। व्याख्या, पादप पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। स्वपोषी जीव स्वयं धूप, पानी, CO2 और पोषक तत्वों का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। उन्हें निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, जबकि विषमपोषी जीव अपना भोजन नहीं बना सकते हैं और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है? संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, कार्यकारी निकाय, अलाभकारी संगठन। आंसर वैधानिक निकाय, ऑप्शन बी। व्याख्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। आपको बता दें कि यह संविधान द्वारा अनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। अगला प्रश्न, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 7 अप्रैल को, 23 मई को, 3 मार्च को। आंसर 3 मार्च को। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को दिन वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2013 में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। गौरतलब है कि इसी तिथि वर्ष पर 1973 में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न, कुपोषण से मुक्ति का अधिकार किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? अंत्योदय अन्न योजना, मध्याह्न भोजन योजना, भूख मिटाओ योजना, इनमें से कोई नहीं। आंसर अंत्योदय अन्न योजना। व्याख्या, कुपोषण से मुक्ति का अधिकार अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT, BHP, फिल्ट, बेगौन। आंसर DDT, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं व्याख्या। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक DDT है। DDT या डाइक्लोरोडाइफेनियल ट्राइक्लोरोमेथेन एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। इसका विकास मूलतः एक कीटनाशी के रूप में किया गया था, किंतु इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के चलते इसका उपयोग बंद या कम करना पड़ा है। यह पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशी रूप में प्रयोग करने लगे थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है? मरने का अधिकार, निर्वाह का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवंत एवं उदार जीवन का अधिकार। आंसर
जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। इसका एक व्यापक अर्थ है कि जिसमें मानव को सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है। आजीविका, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार आदि भी अनुच्छेद 21 में शामिल हैं। अगला प्रश्न, मरुस्थलीभवन किससे होता है? वनों को उखाड़ने से, निम्न वनीकरण के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। आंसर, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। व्याख्या, मरुस्थलीभवन बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण से होता है। मरुस्थलीभवन का तात्पर्य मरुस्थल के बनने या बढ़ने से है। मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारकों के कारण शुष्क भूमि, शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है। कोई स्थल अत्यधिक भूमिगत जल के दोहन, पेड़ों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और मानवीय क्रियाकलापों के कारण मरुस्थल में तब्दील हो सकता है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू हुआ? 22 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 15 जून 2005, 15 अगस्त 2005। आंसर, 12 अक्टूबर 2005। व्याख्या, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई भी भारतीय नागरिक RTI आवेदन दायर कर सकता है। आपको बता दें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। विधेयक 15 जून 2005 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है और 22 जून 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है, जिससे यह एक अधिनियम बन गया। अगला प्रश्न, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण पर, सूर्य के प्रकाश पर, चारागाहों की वृद्धि पर। आंसर, मृदा अपरदन पर। व्याख्या, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव मृदा अपरदन पर पड़ता है। वनों की कटाई न केवल कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडलीय स्तर को बढ़ाकर जलवायु को प्रभावित करती है, बल्कि जल के पुनः चक्रण को रोककर गंभीर बाढ़, जल भृत की कमी, मिट्टी की गिरावट और पौधों और जानवरों की प्रजातियों के विलुप्त होने से पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के 7 पाप में शामिल है? मानवता रहित विज्ञान, काम के बिना धन, चरित्र रहित ज्ञान, उपरोक्त सभी। आंसर, उपरोक्त सभी। क्या उपरोक्त सभी गांधी जी के 7 पाप में शामिल है? महात्मा गांधी जी का साधन साध्य पवित्रता का सिद्धांत मानव जीवन में अहम भूमिका अदा करता है, जिसका कुछ संबंध गांधी जी के 7 पापों से है। पहला, काम के बिना धन, परिश्रम रहित धनोपार्जन। अंतरात्मा रहित सुख, विवेक रहित सुख। मानवता रहित विज्ञान, चरित्र रहित ज्ञान, सिद्धांत रहित राजनीति, नैतिकता रहित व्यापार और 7वां है त्याग रहित पूजा की संकल्पना में भी देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, नदी। आंसर, खेत। ऑप्शन सी, खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसके अलावा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में बांध, उद्यान, पार्क शामिल हैं, जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।